वो रातें चांद के साथ गईं, वो बातें चांद के साथ गईं। अब सुख के सपने क्या देखें जब दुख का सूरज सर पर हो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मोदी के 9.5 सालों के शासनकाल में क्या देश बीमार हो चुका है? क्या देश को कड़वी दवाओं और एक्सरे की जरूरत पड़ गई है? राहुल गांधी आजकल अपने भाषणों में दोस्तों देश में एक्सरे की जरूरत बताने लगे हैं, और उधर मोदी के मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि न मैं पोस्टर बैनर लगाऊंगा और न किसी को चाय पिलाऊंगा, जिसे मुझे वोट देना हो दे और न देना हो तो मत दे। और उधर मणिपुर में बीजेपी की अध्यक्ष कह रही हैं कि उनकी पार्टी की सरकार जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम रही है, और साथ ही चेतावनी भी दे रही हैं कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद फिर खड़ा हो गया है, और उधर पंजाब हरियाणा में किसान फिर आंदोलन पर उतर आए हैं, जिस वजह से कई सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द करनी पड़ी हैं। आलम यह है कि इस वक्त देश में जिस तरफ नजर दौड़ाएं वहां दुख, दर्द, चीख पुकार, असंतोष, नाराजगी सभी दिखाई दे रहे हैं। और इतनी उथल पुथल मचे तो कोई भी शासक ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उसके शासन में कहां क्या कमी रह गई, जिन वजहों से लोग दुखी हैं, किन कारणों से अशांति फैली है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन देश के पीएम मोदी न जाने इन सब बातों को लेकर इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और मोदी मजे से अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। क्या मोदी ये समझ नहीं रहे हैं कि वक्त जो है ये आत्म प्रचार का नहीं है, बल्कि आत्म मंथन का है कि कैसे शासन की गलतियों को सुधारा जाए? या फिर मोदी सब कुछ समझकर भी इस तरफ से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और भटका करके अपने यूट्यूब चैनल पर लाना चाह रहे हैं? सोशल मीडिया को लेकर ऐसा स्टंट वो पहले भी कर चुके हैं, तब भी देश में ऐसी ही त्रासदी का दौर चला था। उस स्टंट के बारे में भी आप सबके पास अपनी बात रखूंगा दोस्तों, लेकिन इस वक्त मोदी के इस स्टंट की एक ही वजह नजर आ रही है, समझ आ रही है, और वो है कि किसी तरह सत्ता में बने रहना। मोदी अब राहुल गांधी की लोकप्रियता से तो डर ही रहे हैं, और उन्हें अब कांग्रेस और इंडिया की मजबूती का भी खौफ होने लगा है। मोदी समझ रहे हैं कि इस बार सत्ता में लौटना आसान नहीं होगा। एक तरफ राहुल गांधी अपनी रैलियों में जिस एक्सरे की बात करने लगे हैं वो देश में ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, और दूसरी तरफ दूसरी बात यह है कि बीजेपी की राज्यों पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। बहुत से राज्य बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं और कई और निकलने वाले हैं, और ऊपर से बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी मोदी पर ही भारी पड़ रही है और पड़ सकती है। एक वक्त कांग्रेस को राज्यों में कमजोर होने का परिणाम भुगतना पड़ा था, आप सबको याद होगा। अब वही हाल बीजेपी का होने जा रहा है। इसीलिए मोदी अपनी ताकत दिखाने के लिए अब यूट्यूबर बनने की भी कोशिश में लग गए हैं। अब मोदी चाहे आरजे यानी रेडियो जॉकी बनकर मन की बात कहें या यूट्यूबर बनकर अपनी बात रखें, लेकिन जनता ये तमाम बातें समझ रही हैं। मोदी यूट्यूबर बनकर अपने वीडियो से कमाई का जरिया तलाश लें, इन सब में बीजेपी का हाल क्या हो गया है, इससे ये सब तो साफ नजर आ ही रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नज़र से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी राज में देश को इलाज की ज़रूरत पड़ गई है। राहुल गांधी जिस एक्सरे की बात अब करने लगे हैं उससे ओबीसी वोटर्स कैसे इंडिया के पाले में आएंगे, और इससे बीजेपी का कितना नुकसान होगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि मोदी का वो स्टंट जो सोशल मीडिया को लेकर किया गया था, आप 2 मार्च 2020 का यानी 3 साल पहले का मोदी का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। रात 8:56 पर किए गए इस ट्वीट में मोदी ने लिखा कि सोचता हूं इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ दूं। आप सब तक खबर पहुंचाता रहूंगा। दरअसल मार्च 2020 का वो दौर कितना भयावह था, इसे देश के करोड़ों लोग अब तक नहीं भूल पाए हैं। कोरोना महामारी की चपेट में देश आ चुका था और मोदी सरकार तब भी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी थी। फरवरी के आखिर में ही नमस्ते ट्रंप करवाकर भीड़ जुटाने का काम मोदी ने किया था, और इसके बाद जब हालात बेकाबू होने लगे तो मार्च के आखिर में जनता कर्फ्यू और उसके बाद फिर लॉकडाउन जैसे फैसले थोपे गए, जिससे लाखों जिंदगियां तबाह हो गईं।
मोदी न महामारी की गंभीरता को समझ पाए और न ही लॉकडाउन जैसे फैसले के असर का अनुमान उन्होंने लगाया। उनका ध्यान तब भी अपने शिगुफों में था। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने वाला ट्वीट अचानक किया और फिर लोगों को कयास लगाने में मशगूल कर दिया। राहुल गांधी जैसे लोगों ने मोदी को सोशल मीडिया की जगह नफरत छोड़ने की सलाह दी तो किसी ने इसे अच्छा फैसला मानते हुए सारी ट्रोल आर्मी को हटाने की नसीहत भी दे डाली ताकि देश में नफरत कम फैले। मोदी के कई फॉलोअर्स ने उनके सोशल मीडिया पर बने रहने की अपील की थी, लेकिन इस बात को 17 घंटे भी नहीं बीते थे कि मोदी का एक और ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि वे 8 मार्च यानी महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं को सौंप देंगे जिनके जीवन और कार्यों ने लोगों को प्रभावित किया है और लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। मोदी ने लिखा था, ऐसा करने से करोड़ों लोगों को ऐसे काम करने की प्रेरणा मिलेगी जो समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक हैशटैग शी इंस्पायर्स अस भी मोदी ने दिया था। दरअसल महिला सम्मान करने के कई और तरीके हैं जो मोदी कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो माहौल बनाने और स्टंट करने में मजा आता है, तो उन्होंने वही किया। इसके बाद 3 साल में महिलाओं की हालत कितनी सुधरी है या उसका सम्मान कितना बढ़ा है, ये तो मणिपुर और मध्य प्रदेश से आए वीडियो ही जाहिर कर देते हैं। अब मोदी ने एक बार फिर सोशल मीडिया का खेल खेला है। इस बार उन्होंने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने की अपील की है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मोदी की अपील पर बहुत से लोग अगर उनका चैनल सब्सक्राइब कर भी लें तो इससे देश का क्या भला होगा, ये सवाल मोदी से पूछा ही जाना चाहिए। वैसे भी मोदी सवालों से तो भागते ही हैं। अभी संसद के विशेष सत्र को लेकर भी जब RTI लगाकर पूछा गया कि ये सत्र क्यों लगाया गया था और इससे क्या हासिल हुआ, इसका जवाब भी टाल दिया गया है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के दौरान सोशल मीडिया पर संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र की जानकारी मोदी सरकार ने दी थी और विपक्ष के बार बार पूछने पर भी इसका एजेंडा नहीं बताया गया था। फिर जब 18 सितंबर को सत्र शुरू हुआ और 19 तारीख को नए भवन में प्रवेश किया गया, इसके बाद सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया जो दोनों सदनों से बहुमत के साथ पारित भी हो गया, लेकिन इसके बाद सत्र 5 दिनों से पहले ही खत्म कर दिया गया। तो आखिर इस सत्र का मकसद क्या केवल एक विधेयक को पारित करवाना था या इसके पीछे कोई और एजेंडा था जिसके बारे में सरकार ने बताया नहीं है। और इसी को लेकर एक RTI पानीपत के RTI कार्यकर्ता PP कपूर ने 21 सितंबर को संसदीय कार्य मंत्रालय में लगाई। इसी दिन सत्र अचानक खत्म कर दिया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने के आदेश और एजेंडे की कॉपी फाइल नोटिंग सहित मांगी थी ताकि देश जान पाए कि मोदी सरकार ने अचानक ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया था। मोदी सरकार का आखिर मकसद क्या था? इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव SS पात्रा ने सूचना देने से ही साफ इनकार कर दिया। RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 8/1/I का संदर्भ देकर उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री परिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के निर्णय तभी सार्वजनिक किए जाते हैं जब निर्णय लिया जा चुका हो और कार्य पूरा हो चुका हो। नियमों का हवाला देकर सरकार ने अपनी जान बचा ली और ये रहस्य खुल ही नहीं पाया कि मोदी सरकार आखिर चाहती क्या है। मोदी सरकार के लुका छिपी के इस खेल में देश बीमार हो गया है, ये रहस्य भी अब सामने है और ये बात अब राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान से जाहिर हो रही है। राहुल अपने भाषणों में आजकल देश के एक्सरे की बात करते हैं, जिसका सियासी मतलब यह है कि देश में जाति के आधार पर जनगणना हो और उससे पता चले कि रोजगार से लेकर सरकारी नौकरियों और योजनाओं का लाभ किस तबके को अधिक मिल पा रहा है और उस तबके की आबादी में कितनी हिस्सेदारी है। ये बात यहां राहुल गांधी चाहते हैं कि सामने आए। राहुल कर्नाटक चुनाव में ये मांग भी कर चुके हैं। आप याद कीजिए कि वहां उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इंडिया के बाकी दल भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और महिला आरक्षण का प्रस्ताव जब संसद में लाया गया तब भी राहुल गांधी ने यही मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे से भागती नजर आ रही है। उसे डर है कि 2024 में पहले से बीजेपी की हालत पस्त है और अब OBC के हक की बात निकल गई तो कहीं और नुकसान न हो जाए।
देश की आबादी में ओबीसी जातियों के लोग 42 से 52% हैं और ये तबका जिस तरफ झुक जाए उसकी जीत चुनाव में तय हो जाती है। इसीलिए इंडिया के दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और वहीं बीजेपी नवंबर में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ कर रही है ताकि पिछड़ी जातियों के वोटरों के साथ उनका संपर्क और मजबूत हो सके। पिछले दोनों चुनावों में ओबीसी का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा, लेकिन तब बीजेपी के साथी यानी एनडीए के जो दल थे उनकी पकड़ ओबीसी पर थी। अब तो अकाली दल, शिवसेना, एआईएडीएमके, जेडीयू जैसे कई दल बीजेपी से अलग हो चुके हैं और इसीलिए इस बार के चुनाव में आंकड़े पलट सकते हैं। वहीं इंडिया का गठन होने के बाद जिस तरह से पूरा विपक्षी गठबंधन ओबीसी मामले पर गोलबंदी कर चुका है, उससे देश के सामने एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जा चुका है कि बीजेपी ने अपने 2 कार्यकालों में जिस बात को होने नहीं दिया, इंडिया के सत्ता में आते ही वो काम पूरा हो जाएगा। नीतीश सरकार तो पहले ही जातिगत जनगणना करवा ही रही है और इधर राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश में ये ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। इस ऐलान के साथ राहुल गांधी ने मोदी पर दोहरी चोट कर दी है। एक तो राहुल ने बता दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और दूसरी ओर यह भी ऐलान कर दिया गया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस क्या काम करने वाली है। कांग्रेस वादों की पक्की है, ये तो कांग्रेस शासित राज्यों में नजर आ ही रहा है, जहां घोषणा पत्रों में किए गए वादों को कांग्रेस सरकार पूरा करने में लग गई है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक, कांग्रेस ने जो कहा वो कर दिखाया। लेकिन मोदी यहां कांग्रेस से पिछड़ गए। उनके कई वादे चुनावी जुमले बन गए। न लोगों को हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला, न किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हुई, बल्कि बेरोजगार मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। किसान तो साल भर सड़कों पर रहे और अभी एक बार फिर पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। वहीं सबका साथ सबका विकास और 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज्यों से विकास के वादे भी मोदी पूरा नहीं कर पाए, बल्कि मणिपुर के हालात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए। लेकिन मोदी अब तक वहां जाने की फुर्सत नहीं निकाल पाए। अब तो लोगों की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि मणिपुर की बीजेपी अध्यक्ष भी मोदी को चेतावनी दे रही हैं। मणिपुर में हिंसा और अशांति के 5 महीने बीत गए हैं। इन 5 महीनों में मोदी ने 50 जगहों के दौरे किए होंगे। देश विदेश सब जगह मोदी हो आए, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली या फिर उन्हें मणिपुर से कोई मतलब ही नहीं है कि वहां के लोग किस तरह घबराहट और बेचैनी से दिन गुजार रहे हैं। एक सुंदर सा राज्य चीख पुकारों से दहल रहा है। कहीं आग की लपटें दिखती हैं, कहीं धुआं भरा हुआ है, कहीं मासूमों का बेरहमी से कत्ल हो रहा है, तो कहीं महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है और मोदी फिर भी बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की। और इधर चुनावी राज्यों में वो भाषण दे रहे हैं कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आई, यानी बीजेपी सत्ता में आई, तो कैसे खुशहाली वो लाएंगे। लेकिन अभी मणिपुर में तो बीजेपी की ही सरकार है, फिर वहां अशांति क्यों है? मोदी इसका जवाब नहीं दे रहे। अब तो मणिपुर के बीजेपी प्रमुख ए शारदा देवी ने जेपी नड्डा को लिखे एक पत्र में मणिपुर के हालात और आने वाले दिनों को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। खत में लिखा है कि जनता का गुस्सा और उसका विरोध अब धीरे धीरे ज्वार में बदल रहा है। इस लंबे समय तक चलने वाली गड़बड़ी की एकमात्र जिम्मेदारी सरकार की विफलता है। तो मणिपुर की बीजेपी प्रमुख की ये चिट्ठी बता रही है कि देश का ये पूर्वोत्तर राज्य नफरत की चपेट में आकर कितना बीमार हो चुका है और ये बीमारी इस वक्त पूरे देश में जगह जगह फैल चुकी है। इसी को राहुल अपनी मोहब्बत की दुकान से दूर करना चाहते हैं और राहुल चाहे किसानों के बीच पहुंचे या मजदूरों के बीच और कुलियों के बीच पहुंचे या सब्जी वालों या बढ़ई लोगों के बीच पहुंचे, वो कामगार तबकों तक पहुंचकर बीजेपी की नफरत की राजनीति और उद्योगपतियों को मुनाफा देने वाली बीजेपी की चालाकी दोनों का तगड़ा जवाब दे रहे हैं। राहुल की इस दोहरी चोट से क्या मोदी अपना बचाव कर पाएंगे? क्या बीजेपी को बचा पाएंगे मोदी? अब यही देखना होगा। खैर, शायर इकबाल अजीम ने ठीक ही फरमाया है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।